everyone, welcome to Topper's Notes. My name is Ankita Sood. Let's begin with today's current affairs. हमारा पहला आर्टिकल है रिसेंटली यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने तेलंगाना के पोचमपल्ली नामक एक गांव को पूरे वर्ल्ड का एक बेस्ट टूरिज्म विलेज के रूप में सेलेक्ट किया है एंड ये अवार्ड इन्हें मिलेगा 2 दिसंबर 2021 को मैड्रिड स्पेन में एंड ये अवार्ड जो है वो दिया जाएगा ऑन द ओकेजन ऑफ UNWTO जनरल असेंबली के 24th सेशन में. नाउ वी विल डिस्कस सम हाइलाइटेड पॉइंट्स रिलेटेड टू UNWTO एंड पोचमपल्ली. So Pochampally village is located about 50 kilometer east of Hyderabad, is known as the इकत capital of India. So अब इकत क्या होता है? इकत जो है वो एक मेथड होता है for coloring the fabric in patterns by resist dyeing. And मलेशिया, इंडोनेशिया में इस वर्ड का मीनिंग होता है tie and dye. tie and dye. Okay. पोचमपल्ली विलेज जो है इट इज वेरी फेमस विलेज फॉर इट्स हैंडलूम वर्क, स्पेशली फॉर हैंड वुलन इकत साड़ीज. ठीक है, तो यहाँ पे ये साड़ीज मिलती हैं एंड जो पोचमपल्ली साड़ीज होती हैं उन्हें 2005 में जियोग्राफिकल इंडिकेशन का टैग भी मिला था. अब नेक्स्ट बात करते हैं UNWTO की. सो वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन जो है इट इज द यूनाइटेड नेशंस एजेंसी दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रमोशन ऑफ रिस्पॉन्सिबल, सस्टेनेबल एंड यूनिवर्सली एक्सेसिबल टूरिज्म. तो इसी रूल के अंतर्गत जो है तेलंगाना के पोचमपल्ली विलेज को ये अवार्ड मिलने वाला है. हमारा अगला आर्टिकल है रिसेंटली वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है एक स्कीम जिसका नाम है द्वारे राशन, यानी कि राशन एट डोर स्टेप. एंड इस स्कीम में क्या होगा, जितने भी जो ज़रूरतमंद लोग हैं पूरे स्टेट में उन सभी को उनके डोर स्टेप पे राशन पहुंचाया जाएगा एंड इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसको कि PDS बोला जाता है. एंड साथ ही इस स्कीम के साथ इन्होंने एक मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च की है जिसका नाम है खाद्य साथी अमर राशन मोबाइल ऐप. इसमें जितने भी ज़रूरतमंद लोग हैं वो अप्लाई कर सकते हैं राशन कार्ड्स के लिए. अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी कि PDS है, इनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं. सो PDS इज एन इंडियन फूड सिक्योरिटी सिस्टम that is established under the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution. तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही होती है कि जितने भी ज़रूरतमंद लोग हैं उन्हें किस तरह से उनके डोर स्टेप पे राशन पहुंचाया जा सके. एंड अगर हम बात करें द्वारे राशन स्कीम के बारे में, तो ये स्कीम में बहुत सारे जितने भी लोकल डीलर्स हैं उन सभी को इंक्लूड किया गया है एंड ये उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि अपने आसपास जो ज़रूरतमंद लोग हैं उन सभी तक राशन पहुंचाया जाए. इसमें लगभग 21,000 जो हैं लोकल डीलर्स हैं जो कि राशन प्रोवाइड करवाएंगे एंड उन सभी डीलर्स को गवर्नमेंट ने 1 लाख रुपए जो है वो स्कीम के तौर पर सब्सिडी के तौर पर दिए जाएंगे सभी डीलर्स को, जिससे कि वो एक डिलीवरी व्हीकल खरीद सकें. Our next article is power producers can now replace thermal with renewable under existing PPAs. तो सबसे पहले हम सभी को पता होना चाहिए कि PPA होता क्या है. इट स्टैंड्स फॉर पावर परचेज एग्रीमेंट, या फिर हम इसे सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी पावर एग्रीमेंट. ये जो है ये एक एग्रीमेंट होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन 2 पार्टीज, जिसमें कि पहली पार्टी होती है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं एंड दूसरी पार्टी होती है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को खरीदने के लिए देख रहे होते हैं. ठीक है, तो ये होता है PPA यानी कि पावर परचेज एग्रीमेंट. सो इसके अंतर्गत ये बोला गया कि सरकार ने एग्जिस्टिंग पावर परचेज एग्रीमेंट के तहत सभी पावर प्रोड्यूसर्स को अलाउ कर दिया है टू बंडल रीन्यूएबल एनर्जी. एंड साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड न्यू एंड रीन्यूएबल एनर्जी ने 2030 तक 500 GW क्लीन एनर्जी जनरेशन कैपेसिटी के बड़े प्रयासों के हिस्से के रूप में रेलेवेंट नॉर्म्स को रिवाइज कर दिया है. Our next article is antibiotic consumption rates up
46% इन लास्ट 2 डिकेड्स। सो 2000 से लेकर के 2018 तक लगभग 204 कंट्रीज में एक स्टडी के हिसाब से, और साथ ही ग्राम प्रोजेक्ट यानी कि ग्लोबल रिसर्च ऑन एंटी माइक्रोबायल रेजिस्टेंस प्रोजेक्ट के द्वारा लेसेंट प्लेनेटरी हेल्थ में पब्लिश किया गया कि पिछले 2 दशकों में ग्लोबल एंटीबायोटिक कंजम्पशन जो है उसके रेट्स इंक्रीज हो गए हैं बाय 46%। तो साथ ही यहाँ पे ये भी बोला गया इस रिसर्च में कि एक्सेसिव एंड इनप्रॉपर यूज जो है एंटीबायोटिक्स का, वो जो है एक इम्पॉर्टेंट ड्राइवर है। किसका ड्राइवर है? वो है ड्रग रेजिस्टेंट इन्फेक्शंस का एक ड्राइवर। ग्राम प्रोजेक्ट में बहुत सारे रिसर्चर्स हैं, दैट इंक्लूड द रिसर्चर्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, द महिदोर ऑक्सफोर्ड ट्रॉपिकल मेडिसिन रिसर्च यूनिट दैट इज MORU, and the Institute for Health Index Evaluation that is IHME, and इन सभी रिसर्चर्स ने डेवलप किया है statistical modeling techniques and is large in multiple data sources and low and middle income countries। हमारा अगला आर्टिकल है मोनार्क बटरफ्लाइज रिटर्न टू कैलिफोर्निया आफ्टर रिकॉर्ड लो। सो लास्ट ईयर की अगर हम लोग बात करें तो कैलिफोर्निया के सेंट्रल कोस्ट में इन बटरफ्लाइज की रेंज बहुत कम हो चुकी थी, एंड इसका रीजन विशेषज्ञों द्वारा ये बताया जाता है कि बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, हैबिटेट्स डिस्ट्रक्शन एंड लैक ऑफ फूड। ठीक है, इन तीनों कारणों की वजह से ये वैल्यू जो है, इनकी पॉपुलेशन जो है वो कम हो चुकी थी। लेकिन अब क्या है, ये बटरफ्लाइज कैलिफोर्निया के सेंट्रल कोस्ट में वापस आ चुकी हैं, एंड एक गणना के आधार पर यह भी बताया जा रहा है कि इन बटरफ्लाइज की रेंज जो है, इनकी पॉपुलेशन जो है फिर से एक नॉर्मल इंडेक्स पे आ चुकी है। तो मोनार्क बटरफ्लाइज जो होती हैं ये विंटर बटरफ्लाइज होती हैं जो कि ऑरेंज, ब्लैक एंड व्हाइट कलर की होती हैं। ठीक है, तो इजीली इन टाइप की बटरफ्लाइज को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। साथ ही पिछले साल जेरिस सोसाइटी के द्वारा जो एक वार्षिक शीतकालीन गणना हुई थी, वहां पे ये बताया गया था कि 2000 से कम तितलियों को उस टाइम पे यहाँ पे काउंट किया गया था। लेकिन हाल के वर्षों में दसियों हजारों की संख्या में भारी गिरावट, और 1980 के दशक में उत्तरी कैलिफोर्निया और इन सभी जगहों पर भारी गिरावट दर्ज की गई थी इस पर्टिकुलर प्रजाति की। हमारा अगला आर्टिकल है डायरेक्टर जनरल बोर्ड रोड्स यानी कि DGBR लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी ने रिसेंटली गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सर्टिफिकेट रिसीव किया है फॉर द अचीवमेंट ऑफ बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन यानी कि BRO के लिए। ये अवार्ड इन्हें मिला है फॉर द कंस्ट्रक्शन एंड ब्लैक टॉपिंग ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल रोड, एंड ये रोड बनाया गया है एट 19,024 फीट पर, जो कि है लद्दाख के उमलिंगला पास पर। साथ ही BRO जो है, BRO ने कंस्ट्रक्ट किया है हाईएस्ट एल्टीट्यूड रोड इन द वर्ल्ड एंड हैज बीन कॉन्स्टेंटली एंगेज्ड इन बेटरिंग कनेक्शंस थ्रू द रोड्स। तो अब सभी को पता होना चाहिए कि BRO होता क्या है। इट स्टैंड्स फॉर बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, एंड इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इंडिया में जितने भी बॉर्डर्स हैं, ठीक है, जितने भी बॉर्डर्स हैं उनको रोड्स की हेल्प से कनेक्ट करना जो है वो BRO की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो BRO इज अ रोड कंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूटिव फोर्स इन इंडिया। ऑल्सो इट प्रोवाइड सपोर्ट टू एंड इज अ पार्ट ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्स। ठीक है, सो इंडियन आर्मी से ही रिलेटेड है। स्पेशली ये जो BRO होते हैं ये आर्मी वालों को अगर ट्रैवल करना है तो उस तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाने के लिए बेस्ट से बेस्ट रोड्स ये प्रोवाइड करवाते हैं बॉर्डर वाले एरियाज में। ठीक है, so BRO develops and maintains road networks in India's border areas and friendly neighboring countries। हमारा अगला आर्टिकल है NRC यानी कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। आसाम के फाइनल ड्राफ्ट में केवल 1000 से अधिक डाउटफुल केसेस को ही डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर के पास भेजा गया फॉर सम नेसेसरी एक्शन। एंड यहाँ पे हम सभी को पता होना चाहिए कि NRC होता क्या है, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। इसके नाम से ही आधी से ज़्यादा चीज़ें क्लियर है।
ठीक है। ये एक रजिस्टर होता है जो कि 1951 से जो है वो डेवलप किया गया था। एंड इसमें क्या है, 1951 में जो सेंसस थे यानी कि जो जनगणना हुई थी, उस टाइम से यहाँ पे हर एक विलेज में जितने भी घर हैं या फिर उनकी जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, जितनी भी ज़मीन है, उन सभी को एक सीरियल ऑर्डर में अरेंज किया जाता है। एंड साथ में ही यहाँ पे ये भी बताया जाता है कि उस घर में कितने लोग रहते हैं एंड उन सभी का नाम क्या है। तो अगर हम लोग 1951 की जनगणना की बात करें तो वहाँ पे उस समय क्या हुआ था कि उस समय ये रजिस्टर्स जो थे उन सभी की पूरी डिटेल रखी जाती थी। एंड ये रजिस्टर्स रखे जाते थे इन द ऑफिसेस ऑफ डिप्टी कमिश्नर्स एंड सब डिविजनल ऑफिसेस। ठीक है, तो ये हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इन 1951। उसके बाद ये रजिस्टर्स जो हैं ये ट्रांसफर करवा दिए गए थे टू द पुलिस इन द अर्ली 1960s। Next article we have is National Workshop on Digital India Land Record Modernization Program. So recently Union Minister for Rural Development and पंचायती राज ने इनॉग्रेट किया है भूमि संवाद को, जो कि एक नेशनल वर्कशॉप है ऑन डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम। ठीक है, सो इसके नाम से ही क्लियर है कि डिजिटल इंडिया यानी कि पंचायती एंड रूरल एरियाज में जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, रजिस्ट्रेशंस होती हैं, उन सभी को हम डिजिटली यहाँ पे जो है वो यूज कर सकते हैं। द मिनिस्टर ऑल्सो लॉन्च्ड द नेशनल जेनरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम दैट इज NGDRS पोर्टल एंड इट्स डैशबोर्ड। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि DILRMP होता क्या है। तो 2008 तक हमारे पास 2 स्कीम्स होती थी। ठीक है, तो पहली स्कीम थी कंप्यूटराइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स दैट इज CLR, एंड दूसरी जो स्कीम थी उसका नाम था स्ट्रेंथनिंग ऑफ रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन एंड अपडेटिंग ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स, जिसे बोला जाता था SRA एंड ULR। ठीक है, सो इन दोनों स्कीम्स को यहाँ पे मर्ज किया गया एंड एक मॉडिफाइड स्कीम बनाई गई जिसका नाम रखा गया डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम। ये क्या है, ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जिसको कि 2020-21 में एक्सटेंड किया गया है एंड उसमें टोटल कॉस्ट जो लगी है वो लगी है ₹950 करोड़। ठीक है, सो इसके मेजर 3 कंपोनेंट्स होते हैं। 3 कंपोनेंट्स में से फर्स्ट कंपोनेंट है कंप्यूटराइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स, सेकंड कंपोनेंट है सर्वे एंड रीसर्वे, थर्ड कंपोनेंट है कंप्यूटराइजेशन ऑफ रजिस्टर्स। ठीक है, सो ये मेन एम जो है इसका वो यही है कि डिजिटाइजेशन करनी है इन्होंने लैंड रिकॉर्ड्स की, जिससे कि वो प्रोवाइड करवा सकते हैं टेम्पर प्रूफ एविडेंस ऑफ लैंड ओनरशिप। Our next article is recently सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है सुप्रीम कोर्ट को कि CBI जो है वो एक ऑटोनॉमस बॉडी है एंड वी हैव नो कंट्रोल ओवर इट। तो यहाँ पे हम सभी को पता होना चाहिए कि CBI है क्या एंड उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। ठीक है, सो CBI क्या है, इट इज द मेन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द केसेस रिलेटेड टू करप्शन एंड मेजर क्रिमिनल प्रॉब्लम्स। एंड जैसे कि इनके कुछ फंक्शंस होते हैं, इट इंक्लूड करप्शन केसेस, साथ में ही इकोनॉमिक क्राइम्स जो होते हैं जैसे कि फाइनेंशियल फ्रॉड्स होते हैं, एंटीक्स होते हैं, स्मगलिंग्स होती हैं, इन सभी के जो भी केसेस होते हैं वो CBI ही हैंडल करती है। ठीक है, इसके अलावा कुछ स्पेशल केसेस होते हैं लाइक टेररिज्म, रैंसम फॉर किडनैपिंग एक्सेट्रा, ये सब केसेस को सॉल्व करना भी CBI की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सो रिसेंटली वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने चैलेंज किया है CBI's जुरिडिक्शन को टू रजिस्टर FIR एंड कंडक्ट इन्वेस्टिगेशंस इन द स्टेट इन माइग्रेट केसेस। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी बोला गया है कि स्टेट ने, ठीक है, कि 2018 में CBI ने अपनी जनरल कॉन्सेंट जो है वो वापस ले ली थी एंड साथ ही एक ऑर्डिनेंस पास जो हुआ है उसमें ये भी बोला गया है कि CBI एंड ED के जो भी डायरेक्टर्स हैं उनका जो कार्यकाल था वो पहले सिर्फ 2 साल का हुआ करता था, अब उनका कार्यकाल बढ़ा करके 5 साल रख दिया गया है। हमारा अगला आर्टिकल है
how 4 school girls are trying to get Andhra farmers to practice natural farming. So आंध्र प्रदेश की 4 स्कूल गर्ल्स हैं जो कि ट्राई कर रही हैं कि वो फार्मर्स को स्विच करे टू जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, जिसे कि ZBNF भी बोला जाता है। अब इसका नाम ही बता रहा है कि जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, यानी कि यहाँ पे कोई भी तरह का केमिकल फर्टिलाइजर्स जो है वो यूज नहीं होंगे एंड फार्मर्स को ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी करनी नहीं पड़ेगी। It is a set of farming methods that involve zero credit for agriculture and no use of chemical fertilizers. ZBNF जो है इट इज़ अ नेचुरल फार्मिंग टेक्निक जो कि डेवलप की गई थी, स्प्रेड की जा रही है बाय सुभाष पालेकर, जो कि एक महाराष्ट्र के एग्रीकल्चरिस्ट हैं। एंड अकॉर्डिंग टू सुभाष पालेकर ZBNF हैज़ बेसिकली 4 एस्पेक्ट्स। तो पहला एस्पेक्ट है इसमें जीवामृत, जिसमें कि गाय के गोबर और मूत्र का, गुड़, दालों के आटे और इन सभी चीज़ों का यूज़ किया जाता है। दूसरा है बीजामृत, तीसरा है मल्चिंग और चौथा है वायुशन। वायुशन को हम लोग वफासा भी बोल सकते हैं, ठीक है। सो ये 4 जो है ये एग्रीकल्चर के 4 एस्पेक्ट्स हैं, ZBNF के 4 बेसिक एस्पेक्ट्स हैं। Our next article is सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज। सो MOHUA ने स्वच्छ अमृत दिवस को सेलिब्रेट करने के लिए एक अवेयरनेस कैंपेन शुरू किया है जिसका नाम है सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज SSC। एंड ये जो कैंपेन है ये चलेगा फ्रॉम 14 नवंबर टू 28 नवंबर। इसमें टोटल 246 सिटीज हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है। एंड जो इनका मेन एम है सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज का, जो मेन एम है वो ये है कि जितने भी हमारे पास सीवर और सेप्टिक टैंक्स होते हैं उनकी क्लीनिंग जो है वो मशीनों द्वारा करवाई जाए, जिससे कि सैनिटेशन वर्कर्स यानी कि जो सफाई कर्मचारी होते हैं वो बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों से, जिस वजह से उनकी डेथ्स हो रही हैं, उन सभी को बचाया जा सके। तो साथ ही हम सभी को ये भी पता होना चाहिए कि सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज होता क्या है, ये कैसे काम करता है। तो स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ भारत अभियान हम सभी ने सुना है कई बार। तो स्वच्छ भारत मिशन का जो अर्बन सेक्शन है उसी का ये एक सब पार्ट भी हम इसे बोल सकते हैं, ठीक है। एंड इट वॉज लॉन्च्ड एज द पार्ट ऑफ वर्ल्ड टॉयलेट डे, जो कि 19 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसके अंतर्गत क्या यहाँ पे डिसीजन लिए गए हैं, इसमें बोला गया है कि सिटीज विल बी अवॉर्डेड अंडर 3 सब कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर पॉपुलेशन, ठीक है। सो यहाँ पे अप टू 3 लाख, जिन भी सिटीज की 3 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन है, 3 to 10 lakhs, एंड उसके बाद है जिसकी पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा है। सो सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज SSC में क्या किया गया है, कॉल सेंटर एंड कुछ हेल्पलाइन नंबर्स को स्टार्ट किया गया है फॉर सेफ क्लीनिंग, जिसमें कि 345 सिटीज जो हैं वो वर्क कर रही हैं। हमारा अगला आर्टिकल है पुष्कर मेले में राजस्थान के 2015 के ऊंट कानून पर नए सिरे से चिंता। तो रिसेंटली राजस्थान कैमल प्रोहिबिशन ऑफ स्लॉटर एंड रेगुलेशन ऑफ टेम्परेरी माइग्रेशन और एक्सपोर्ट एक्ट के एक्ट 2015 के अंतर्गत क्या हुआ था, यहाँ पे राजस्थान के ऊंट चरवाहों और पशुपालकों द्वारा आजीविका और व्यापार के नुकसान का आरोप लगाते हुए निरंतर प्रतिरोध और विरोध का सामना इन सभी को करना पड़ रहा है। साथ ही यहाँ पे राजस्थान की जो असेंबली है वहाँ पे कंट्रोवर्शियल लॉ पे एक डिबेट हुआ है, जिसमें कि राजस्थान हाई कोर्ट ने ऊंट चरवाहों की पीड़ा का स्वतः संज्ञान लिया है एंड उन पे फिर से एक नए सिरे पर जो है वो चिंता जताई है। साथ ही रायका एंड रायबारी कम्युनिटीज जो हैं कि ऊंट चरवाहों की कम्युनिटी है ये, इन सभी ने सरकार को एक चेतावनी दी है कि जब तक कानून नहीं बदल जाता तब तक राजस्थान में ऊंटों की आबादी में गिरावट जारी रहेगी। जैसे कि यहाँ पे इस पोस्टर में आप लोग देख सकते हो, इन्होंने लिखा है कि सॉरी वी कैन नो लॉन्गर अफोर्ड टू केयर फॉर कैमल्स, ठीक है। तो यहाँ पे यही बोला गया है, इन्होंने सरकार को क्या किया है, चेतावनी दे दी है। Our next article is India received $87 billion in remittances in 2021. तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि remittances होते क्या है। So it refers to money that is sent or transferred to another party, usually overseas. It can be
sent via wire transfer, electronic payment system, mail, draft, or any method like checks, etc. Okay, and it can be used for any type of payment, including invoices for business purposes or other obligations like personal transfers made टू फैमिली एंड फ्रेंड्स। ठीक है, सो 2021 की एक रिपोर्ट में ये बताया गया है, ठीक है, ये रिपोर्ट प्रोवाइड करवाई गई थी बाय वर्ल्ड बैंक एंड इसमें ये बोला गया है कि इंडिया जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिसिपिएंट है ऑफ रेमिटेंसेस। ठीक है, तो यहाँ पे इंडिया में $87 बिलियन है 2021 में, एंड इसका जो बताया जाता है कि बिगेस्ट सोर्स है वो है यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, इंडिया का बिगेस्ट जो सोर्स है वो है यूनाइटेड स्टेट्स, जिसके कि 20% फंड्स जो है वो इसमें अकाउंट किए गए हैं। इंडिया के बाद यहाँ पे चाइना, मैक्सिको, फिलीपींस एंड इजिप्ट का भी नाम जो है वो दर्ज करवाया गया है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।